हेलो फोक्स। अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल ऑफिसर्स। इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या हमसे एज रिलैक्सेशन इन लोगों ने मांगा गया है, क्या हमारी इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमसे मांगी गई है, और क्या एक्सपीरियंस साथ में मांगा गया है, और हमारी इसमें क्या सैलरी रहने वाली है। तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी डेट से पहले हमें ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो ये ओपनिंग इसकी जो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे वो 29 मई 2023 से शुरू होंगे, और इसकी फॉर्म की लास्ट डेट अप्लाई करने की है जून 20 2023। 20 जून 2023 6 बजे से पहले आपको अपने फॉर्म की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेनी है, तभी आपका फॉर्म कंसिडरेशन में आएगा। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 20 जून 2023 6 बजे से पहले आपको ये फॉर्म सबमिट अपना कर देना है। और जो ये नीचे डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बताया है, वो इन्होंने टेंटेटिव बताया कि चांसेस है कि इस डेट को हो सकता है। तो ये इन्होंने असिस्टेंट लाइब्रेरियन एक और पोस्ट निकाली है, लेकिन उनका इस डेट पे नहीं होगा। आप लोगों का लीगल ऑफिसर्स का ये मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो जुलाई 23 23 जुलाई 2023 पे आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इन्होंने आपकी प्रीलिम्स की डेट भी बता रखी है, मेंशन कर रखी है। आगे हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे इसमें कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें लीगल ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली गई है एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए ही सिर्फ निकाला है इसमें। और एसटी, सीडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस और एससी और ओबीसी किसी के लिए भी इस बार कोई वैकेंसी नहीं निकली है। सिर्फ एक वैकेंसी निकली है यूआर कैंडिडेट के लिए, और जनरल जिसे बोलते हैं वो लीगल ऑफिसर के लिए निकली है। और इसका लीगल ऑफिसर का जो ग्रेड है वो ग्रेड बी, आप ग्रेड बी के ऑफिसर होंगे। तो ये इसमें बोला गया है। और हमारा इसमें पूछा गया, बताया गया है कि आपको कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो आपका पास आपके लॉ की डिग्री होनी चाहिए एक रिकग्नाइज्ड कॉलेज से, जिसमें जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूजीसी के द्वारा अप्रूव करा हुआ होना चाहिए। और आपको मिनिमम 50% आपके पास परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में मतलब लॉ की डिग्री में होने चाहिए। 50% और उससे ज्यादा, अगर आपकी 49.50 भी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपकी 50% होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया में आप कंसिडर होंगे। दूसरी चीज इसमें आपसे बोला गया है, जो एससी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए उनकी ग्रेजुएशन में मतलब उनकी लॉ की उनकी डिग्री में उनकी 45% एंड अबव होनी चाहिए। मतलब उन्हें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है उनकी लॉ की डिग्री के लिए। तो आपको अपना ध्यान रखना है कि आपके पास अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% एंड अबव, और अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी 50% एंड अबव। अब इसमें बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है वो आपका 1 मई 2023 तक आपका वो एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले एक्सपीरियंस में बोला गया है कि आप एक एनरोल्ड बार काउंसिल के एडवोकेट होने चाहिए, मतलब आपने अपनी स्टेट बार काउंसिल्स के साथ अपने आप को एफिलिएट करा लिया होगा, तभी आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है। तो आप एक प्रैक्टिसिंग, अगर आप प्रैक्टिसिंग नहीं तो आपके पास एक एनरोलमेंट नंबर तो होना चाहिए, मतलब आप बार काउंसिल के साथ रजिस्टर होने चाहिए एज एन एडवोकेट। उसके बाद आप जब एडवोकेट बन जाते हैं तो आपके पास इन्होंने बोला कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। और अगर आप किसी लॉ डिपार्टमेंट में काम करते हैं एज एन लॉ ऑफिसर, लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कई वकील एडवोकेट का और वकील साहब का आपका इम्पैनलमेंट हो जाता है बैंक्स के साथ, वो पैनल के वकील बन जाते हैं और वो पैनल के केसेस लड़ते हैं। मतलब जिस भी बैंक से वो एफिलिएट होते हैं, जैसे वो पीएनबी के साथ बैंक के साथ, या एसबीआई के साथ हुए हैं, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए हैं, या एक्सिस बैंक, किसी भी, वो फिर उनके पूरे जो उनके स्टैट्यूटरी को इंटरप्रेशन, जो उनके एक्ट्स होते हैं उनको इंटरप्रेट करना, फिर उनका लीगल काम जो भी होता है वो इम्पैनल्ड वकील जो होते हैं वो संभालते हैं। तो अगर आपने किसी वैसे आप इम्पैनल्ड होते हो तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने अगर लॉ में
लॉ की डिग्री ले रखी है और आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और प्लस आप कोई गवर्नमेंट ये काम कर रहे हैं अपना बैंकिंग के रिगार्डिंग, अगर आपने कोई काम कर रखा है तो वो आपके लिए सूटेबल माना जाएगा। एज अ फुल टीचर इन अ लॉ, अगर आप किसी लॉ कॉलेज में पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम टीचर हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, या आप टीचिंग लॉ किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आप टीचिंग फुल टाइम पढ़ा रहे हैं, तो आप भी इसके लिए एसेंशियल में आप भी का भी इसका एक्सपीरियंस काउंट करा जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि आप ध्यान रखिए आपका बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन का और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो मैं आपसे बता रहा था कि आप जब रजिस्टर कराते हैं स्टेट बार काउंसिल में, आपको एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्लस आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, तो वो आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन की या एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की। ये आपको जरूरी मांगा गया है। ये इररिस्पेक्टिव है कि आपने एआईबी का पेपर पास करा है या नहीं करा है, वो मैटर ही नहीं करता। आप एनरोल्ड हो गए हो, वो ही आपका एक्सपीरियंस में आप इसके लिए फुलफिल कर लेते हो कि आप इसके क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाते हो। अ सर्टिफिकेट फ्रॉम बार काउंसिल एसोसिएशन ऑफ विच द कैंडिडेट इज अ मेंबर, अगर जैसे आप बार काउंसिल के साथ जब आपने स्टेट बार काउंसिल के साथ एफिलिएट हो जाते हो, उसके बाद आप किसी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करते हो, तो वहां की जो स्टेट एसोसिएशन होती है, जो आपके जैसे 30,000 स्टेट 30,000 बार एसोसिएशन होती है, तो वहां की जो लोकल कोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार एसोसिएशन होती है, आप वहां से भी अपना रजिस्ट्रेशन वहां भी कराते हैं, आप पर मंथ वहां भी कुछ ना कुछ अमाउंट देते होंगे। तो वहां से आप वहां के स्टेट बार एसोसिएशन में जाइएगा अपने, और उनको बोलिएगा कि मेरा एक्सपीरियंस लेटर दे दीजिए, क्योंकि इस फॉर्म में आपसे एक्सपीरियंस लेटर भी मांगा गया है। तो आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर, मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ये आपसे बोला गया है। और इनका डिजायरेबल ये है कि क्या अगर वो कोई लड़का लॉ में पहले से ही काम कर रहा है, बैंकिंग लॉ में, कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में अगर वो काम कर रहा है, तो इनके लिए वो अपर एज देगा। उनके ये कैंडिडेट जिन्होंने लॉ में ही, लॉ की फील्ड में काम कर रहे हैं, लॉ की फील्ड सॉरी, ये बैंकिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, बैंकिंग लॉ की फील्ड में काम कर रहे हैं, कंपनी लॉ कर रहे हैं, लेबर लॉ कर रहे हैं, उन्हें बाकी कैंडिडेट से थोड़ा अपर एज मिलेगा, जो लॉ कर रखी है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हैं, लेकिन वो क्रिमिनल केसेस देख रहे हैं, सीआरपीसी मतलब सीआरपीसी के केसेस देख रहे हैं, और वो सिविल केसेस देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बैंकिंग केसेस नहीं देखे हैं। तो उन कैंडिडेट से बैंकिंग केसेस जिन्होंने देखे हैं उनको थोड़ा अपर एज मिलेगा, ये इन्होंने डिजायरेबल में रखा है। एज क्वालिफिकेशन इन्होंने एज क्राइटेरिया बोला है। और एक चीज और कि आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो 1 मई 2023 तक खत्म हो जाना चाहिए, मतलब उस डेट तक 1 मई तक आपके एक्सपीरियंस को 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। तीसरी चीज इन्होंने आपके जो एज के लिए बोली है, वो आप 21 ईयर्स से छोटे नहीं होने चाहिए और 32 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। इट मींस आपकी एज 22 ईयर्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए May 1, 2023 तक। तो आप अगर 32 साल से छोटे हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए आप। अब इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 years इन केस ऑफ कैंडिडेट परसुइंग एलएलएम एंड 5 year इन केस ऑफ, उन कैंडिडेट्स को 3 साल का, मतलब उनके लिए ये 35 साल हो जाता है अगर किसी कैंडिडेट ने एलएलएम भी कर रखी है, और 37 ईयर्स उन कैंडिडेट के लिए हो जाता है जिन्होंने लॉ में पीएचडी भी कर रखी है। तो अगर आपने एलएलएम कर रखा है तो आपके लिए एज क्राइटेरिया 3 साल और बढ़ गया, आप 35 तक ये फॉर्म 35 ईयर्स आपने कंप्लीट नहीं करे तो आप अपना इस फॉर्म के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। और अगर आप पीएचडी कर रखी है आपने लॉ में, तो आपके लिए 37 हो जाता है ये एज क्राइटेरिया। अब स्कीम ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो ये एग्जाम का सिलेबस है वो कैसे वो कंडक्ट होगा। जनरल नॉलेज ऑफ लॉ आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा, 3 घंटे का, और ये टोटल 150 नंबर का होगा। फिर पेपर 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का ही, 250 होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 40 नंबर का, आपका ग्रैंड टोटल 290 नंबर में से आपका ग्रैंड टोटल होगा। तो आपका पेपर 1 जनरल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव 3 घंटे का, पेपर 2 आपका इंग्लिश होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, 3 घंटे का। तो टोटल आपका मेक्स 250, आफ्टर इंटरव्यू इट मेक्स 290, इंटरव्यू आपका 40 नंबर का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन पेपर 1 और पेपर 2 में ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं, ताकि आपको इंटरव्यू आपका अच्छा ना भी जाए तब भी आप सिलेक्ट हो पाए। सिलेबस मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ये एडवर्टाइजमेंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कहाँ क्लिक करके, कहाँ लिंक में क्लिक करके आपको डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई करना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, इसमें एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि आपका इसमें क्या और मांगा गया है, कि आपको
क्या चीज़ें और अप्लाई करनी है इसमें आपका। तो जिन कॉलेजेस के बच्चों को सीजीपीए में उनका रिजल्ट मिलता है, तो उनके लिए 6.75 अगर उनका सीजीपीए माना जाएगा या ओजीपीए माना जाएगा या सीपीआई आएगा, अगर उनका 6.75 है, तभी उनकी परसेंटेज को 60% कंसीडर किया जाएगा। और सीपीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए अगर उनकी 5.75 है, तो उनको 50% रखा जाएगा, माना जाएगा। तो ध्यान रखिए, 6.75 60%, 6.25 55%, 5.75 50%। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका रिजल्ट, डिग्री में रिजल्ट सीजीपीए, ओजीपीए और सीपीआई के उसमें आता है। तो अगर इन तीनों में आपका है तो 6.75 इक्वल्स टू 60%, 6.25 इक्वल्स टू 55% एंड 5.75 इक्वल्स टू 50%। तो ये इसमें बोला गया है। अब फॉर्म के लिए कितने पैसे आपको अप्लाई करने के लिए कितने पैसे मांगे गए हैं, एग्जामिनेशन फीस क्या है आपकी। इन्होंने बोला एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी चार्जेस। तो और जनरल कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 600 प्लस 18% जीएसटी। और स्टाफ के लिए ये फ्री है, कोई अगर आरबीआई का ही कैंडिडेट हुआ तो। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है कि यहाँ पर आपके सारी जगह फॉर्म अवेलेबिलिटी है कि आप यहाँ जाकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। और गवर्नमेंट का वही आपका एज रिलैक्सेशन जो एससी एसटी को मिलता है। और अब यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में बताया गया है। तो फॉर ग्रेड बी ऑफिसर, जो कि हम बात कर रहे हैं ग्रेड बी, क्योंकि लीगल ऑफिसर ग्रेड बी के लिए ही निकले हैं, उनकी बेसिक पे ही 55,200 रुपीज पर मंथ है। और फिर उसके बाद जो आपका डीए मिलता है, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है, हाउस एचआरए मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, स्पेशल ग्रेड अलाउंस मिलता है, ये सब कुछ एक्स्ट्रा मिला के भी तो इन हैंड आपकी लगभग सैलरी 1,16,914 रुपीज आपके इन हैंड हाथ में आएंगे। तो यही सारा डिस्क्रिप्शन में आपको यही सारी चीजें मुझे बतानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको फॉर्म फिलअप में कोई भी रिस्पेक्टिव किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इशू हो तो प्लीज इनबॉक्स मी। थैंक यू सो मच।